हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम आप लोगों को मिलवाने वाले हैं उदयपुर के वन ऑफ द बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट ताराचंद गवारिया से। सर आप का बहुत बहुत वेलकम है चैनल पे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी उदयपुर के दैनिक भास्कर के जैकेट पेज पर मतलब जो फ्रंट पेज है उस पर आप जो पिक्चर्स देखते हैं अमूमन जो है वो तारा सर द्वारा ही क्लिक्ड होते हैं। तो हम काफ़ी समय से सर को चेज़ कर रहे थे अपने चैनल पे लाने के लिए, तो बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे और आज हम उनको लेकर आए हैं आप लोगों से मिलने। सर पहले तो एक बार फिर से मैं आपको वेलकम कर दूं चैनल पे। और सोहेल टीम डेली उदयपुर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। सर ये तो हमारा सौभाग्य है, आपने अपना बिजी शेड्यूल से अपना थोड़ा सा वक्त निकाला। सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ताराचंद गवारिया जो आज है, क्या लाइफ कहाँ से शुरू हुई थी? सोहेल भाई, लाइफ की अगर बात करें तो जो फोटोग्राफी की जो फील्ड है मेरा, जो मैंने स्टार्ट किया था वो 99 से मैंने स्टार्ट किया था। तब 99 से मैंने स्टार्ट किया, वो करीब 5 से 6 साल मैंने फ्रीलांसर काम किया है। उस दौरान मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया, जितनी भी फ्रीलांस मैगजीन थी उसमें मैंने अपने फोटोग्राफ दिए। बात करें या जो मेरी फोटोग्राफी जो लाइफ है उसकी बात करें तो 99 से मैंने ये काम शुरू किया था। जब मैं पहले मैगज़ीन में या किताबों में या फिर न्यूज़पेपर में जब फ़ोटो देखता था उसके नीचे नाम आता था, तो मेरी भी इच्छा होती थी कि यार यहाँ मेरा नाम क्यों नहीं है। तो चूँकि पढ़ाई में इतना मैं ख़ास था नहीं तो चूँकि एक मुझे तय करना था मुझे करना है क्या जीवन में, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने ये फ़ोटोग्राफी का फील्ड चुना। 99 में मैंने धीरे धीरे सीखना चालू किया। फिर मैं दैनिक भास्कर में से फ्रीलांसर फोटोग्राफर आया। और उससे पहले अगर मैं बात करूँ, उससे पहले तो मैं सोहेल भाई मैं दैनिक भास्कर में जहाँ पेपर छपता है उसमें मैं काम करता था। मतलब मैं रात को 10 बजे में प्रिंटिंग प्रेस में रात को 10 बजे मैं प्रिंटिंग प्रेस में जाता था और हम अखबार को समेटते थे और डालते थे, गाड़ियों में लोडिंग करते थे। तो ये था। उसके बाद सुबह मैं वहाँ से करीब 4 बजे में फ्री होता था और 4:30 बजे बाद में पेपर डालता था अखबार। हाँ, मैंने करीब 6 या 7 साल मैंने वेंडर का काम भी किया। साइकिल भी हम किस्तों में लेकर आए थे, उसमें इतना पैसा था नहीं और पारिवारिक स्थिति बहुत नॉर्मल थी, ठीक हम कर लेते थे। माता पिता ने हमको पढ़ा दिया, वो बड़ी बात थी हमारे लिए। तो यानी 15 रुपये पर डे मुझे मिलते थे। उस 15 रुपये के लिए हम सुबह 4:30 बजे साइकिल लेके हम पूरे मोहल्ले में घुमा करते थे, अखबार डाला करते। मैं 2001 में आ गया था, कॉलेज में था उस समय मैं अखबार डालता था। तो 8 बजे मैं कॉलेज के लिए निकल जाता था। धीरे धीरे फिर हम फोटोग्राफी फील्ड में मैं काम करना चालू किया। तो 4 या 5 साल मुझे फोटोग्राफी सीखने में टाइम लगा धीरे धीरे। लेकिन अखबार में मतलब मैं 2 साल के बाद ही फ्रीलांस में आ गया था। जब पहली बार नाम छपा किसी फ़ोटो पे, बहुत छोटा फोटो छपा था, फिर ताराचंद गवाया था। और ये फ़ोटो था अपने गुरुद्वारा जो देखा आपने दिल्ली गेट पर, उसका एक लाइटिंग का फोटोग्राफ था। तो अब आप सोच सकते कितनी खुशी होगी कि जिस मैं चाहता था मेरा नाम नीचे आए, वो मेरी बड़ी बात थी। तो पहला फोटो मेरा वो था। एजुकेशन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस की। जैसे मैं बताया पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, तो मैंने BA 67% किया था। अच्छा। तो उस समय 67% बड़ा बड़ा एक चैलेंज हुआ करता था, क्योंकि लोग 55% 54 पे होते थे। मैंने 67% से BA क्लियर किया। फिर मैंने B.Ed किया, वो भी 72% था। PG डिप्लोमा जर्नलिज्म किया, वो 73% था। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा नहीं था? उस समय वक्त ऐसे थे, हालात ऐसे थे, या हो सकता जो भी साथ में करना पड़ता था इस वजह से। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन उसमें हो सकता वक्त ऐसा था कि मेरा ध्यान कहीं और फोकस में था। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता कि इम्पोर्टेंस पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने काम के साथ साथ मैंने वो पढ़ाई भी पूरी की है। आपने इसको फोटो जर्नलिज्म को ही क्यों चुना? क्या किसी चीज़ को नहीं चुना आपने काम? नहीं, फ़ोटो जर्नलिज्म में आना मेरा पहला मकसद नहीं था। मैं एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था। और जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की तो चूँकि एक मुझे कुछ पैसे भी चाहिए थे उसमें अर्निंग के लिए, तो एक माध्यम था कि अगर मैं फ्रीलांस काम करूँगा तो मुझे कुछ पैसा वहाँ से मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में फ्रीलांस काम करता था, 500-600 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते थे। तो हल्का लालच वो था, लेकिन उसके अलावा मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता था। तो मैंने काफ़ी समय तक उसका काम किया, वाइल्ड लाइफ का भी। लेकिन वक्त बदलते गया, हालात बदलते गए और धीरे धीरे यही मेरा
फील्ड हो क्योंकि गया। मैं कई सालों से तारा भैया से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 10 साल से करीबन। मैंने भी देखा है वो वक्त जो तारा भैया ने एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उस कमरे में आपने उस कमरे से शुरुआत की और आज जो है पूरी दुनिया जो है वो तारा भैया का घर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी चले जाओ और कुछ भी निकाल के लेके लाओ, लेकिन हर चीज़ के पीछे टैलेंट जो होता है वो ज़रूर एक रोल प्ले करता है। और मैं तारा भैया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि वाकई में जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ वो निकाल ही लेते हैं। बैकग्राउंड क्या रहा और जब आपने फ़ोटो जर्नलिज्म की शुरुआत की तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल सा था। मम्मी हाउस वाइफ थी, पापा का छोटा मोटा बिजनेस था मनी हरी सामान का जो घर पे करते थे, और उसके अलावा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था क्योंकि हम घर के अंदर करीब 6 भाई बहन और मदर फादर, हम करीब 8-9 लोग थे। वो छोटा सा एक हमारा मकान था जो अभी भी यूनिवर्सिटी रोड पर है, मतलब खुद ही एक रूम लिया है। वो 6x8 का था, मतलब मैंने 15 साल उस रूम में निकाले मतलब बड़ी ठीक है, मुझे अलग से चाहिए था। तो बहुत छोटा सा हमारा परिवार था और इतने भी हम सक्षम नहीं थे कि हमारे पिताजी हमको कुछ या घर वाले हमको कुछ एक्स्ट्रा दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इतनी कम मतलब हालात में भी हमको पढ़ाया। हम 3 भाई, जो बड़ा भाई एडवोकेट है बंसीलाल गवारिया, जो आप कोर्ट उदयपुर कोर्ट में आपको मिल जाएंगे, पीपी भी है अभी तो उनको वकालत करवाई पूरी। मैं खुद हूँ तो मुझे पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया। और मेरा छोटा भाई एक और है रोशन लाल गवारिया जो कि सिक्योमीटर में है। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया कि पढ़ जाएंगे तो कुछ कर जाएंगे। उनका होते हुए बहुत कम, मतलब नी के बराबर था सोर्स तो, लेकिन उनका भाई कि पढ़ जाएंगे तो कुछ कर जाएंगे। और वही आप लोगों ने उनकी बात को सच करके बस यही उनकी हम ताकत थी, मतलब हमारी ताकत भी थी, उनकी ताकत भी थी, हम कुछ कर जाएंगे। तो घर वाला हमेशा सोचते थे, खासकर मेरे लिए तो, कि बेटा टीचर बन जाएगा। इससे बड़ा सपना था कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो हो जाएगा। तो मुझे बहुत प्रेशर भी किया कि तू एग्ज़ाम दे, वो एग्ज़ाम दे, लेकिन मेरा कभी मन रहा नहीं, क्योंकि मेरा जो लाइफ स्टाइल है या जो मैं चाहता था कि मैं एक जगह कभी नहीं रहूँगा। मैं सरकारी नौकरी में कर लेता मान लो, तो मुझे वही सुबह 8 बजे जाना, बच्चों को पढ़ाना, वो एक रूटीन लाइफ होती है। सेफ जोन जो होता है, मुझे सेफ जोन बिल्कुल पसंद कभी रहा ही नहीं, न कभी रहेगा। मैं हमेशा चैलेंज लेना मैंने सीखा है और उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ और मैं उसको आगे निकल जाता हूँ मैं, और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहे। बिल्कुल। तो उसी का नतीजा है कि 2014 में जब 2014 में जब मैं मावली के पास एक लेपर्ड आया था, आपको शायद वो घटना याद होगी कि एक गांव में लेपर्ड आ गया था। वो 1.5 घंटे तक पूरे उस गांव को उसने तहस नहस कर रखा था। तो आधे लोग पेड़ों पे चढ़े हुए थे। जब मेरे पास कॉल आया कि यार वहाँ पे ऐसा मामला है, तो सोहेल मानो आप, मैं उदयपुर था, वो उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर घटना है, ठीक है ना। मैं बाइक पे? हाँ नहीं बाइक, हाँ यहाँ से हम बाइक पे गए, फिर वहाँ से हमारे एक फॉरेस्ट की जो टीम थी वो वहाँ खड़ी थी, जानता था मैं उनको। तो उनके गाड़ी में मैं बैठ गया, तो बोले कि क्या, मैं क्या जहाँ आप जा रहे हो मैं वहाँ आऊँगा मैं। तो चूँकि डर तो नहीं था, लेकिन था उस चीज़ को कवर करना, क्योंकि जब मैंने सीन देखा तो गाँव में लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, छतों पर चढ़े, घर के अंदर कोई था ही नहीं, इतना भयंकर माहौल था। ठीक है चलते हैं। तो हम आगे, हमारे एक जो वन फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे वो थे, मैं था, वो एक शूटर था। तो हम ऐसे कांच खोल के वो ऐसे नीचे देख रहे हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। लेकिन चूँकि लेपर्ड जो होता है बहुत शाही होता है, बहुत चालाक भी होता है और शाही भी होता है, तो एकदम नीचे अपनी जो बॉडी को दबा के बैठ जाता है। तो हम जैसे ऐसे कैमोफ्लेज हो जाता है। हाँ, तो जैसे ही मैं ऐसे कांच खोल के ऐसे देख रहा था तो एकदम उसने छलांग मारी। अच्छा, तो सोए, लेकिन मानो लेपर्ड मेरे यहाँ था। क्या बात कर रहे हैं? अब आप सोचे कि अगर लेपर्ड मेरे यहाँ पे था तो उससे मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की क्या रिएक्ट रहेगा, लेकिन डरेगा। लेकिन मैंने उस क्षण को कैसे जिया मैं बताता हूँ। मैंने ये सोचा कि मेरे जीवन का अंतिम क्लिक है, मैं आपको एक फोटोकॉपी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्लिक किया, मैं क्या मान लो मैं मर भी गया ना तो कम से ये फ़ोटो लास्ट तो छपेगी, ये मेरा तय था, मतलब छपना कि यार ही छपेगा। तो मैंने क्लिक किया, लेकिन किस्मत से वो कुछ हमारा नुकीला कुछ था, तो उसके लेपर्ड का टच हुआ होगा तो डर के कूद के भाग गया। लेकिन उसके बाद भी हमने उसको, मतलब हम हाँ उसको हमने कैप्चर किया। उसके बाद थोड़ा हम पूरा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं तो हल्का घबराहट होना ज़रूरी है, वो वाजिब भी है। मैं थोड़ा देर बैठे, पानी नहीं पिया, फिर एकदम बातें होते हमने की, कह रहे यार कैसे क्या हो गया। तो उसी वक्त मेरे पास नेशनल से कॉल आया, कि भोपाल से कॉल आया था कि आपको नेशनल टीम में बुला रहे हैं, कि आप आएंगे क्या। तो मैंने ये तक नहीं पूछा कि मेरी सैलरी क्या होगी, मैं रहूँगा क्या, खाऊँगा क्या, क्योंकि कभी बाहर गए नहीं, और मैंने ओके कर दिया। मैं कि डन सर। मतलब वो आपकी लाइफ का जो था टर्निंग पॉइंट, बेसिकली टर्निंग पॉइंट था, जो एक नॉर्मल लाइफ से आपको दूसरे ट्रैक पे लेके गया।
टर्निंग पॉइंट तो हाँ, मतलब टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इसका, क्योंकि मैं उसके बाद मेरा मतलब ज़्यादा मैंने मूव करने लगा। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे 2013 में जब वहाँ से MDF से कॉल आते थे हमारे पास, दैनिक भास्कर हेड ऑफिस से, तो मैंने इलाहाबाद सबसे बड़ा कवर किया था, इलाहाबाद कुंभ जो मैंने कवर किया था। तो चैलेंज ये रहता है कि आप एक छोटे शहर में आप हो, आपको घर से बाहर निकलना है, आपको पता नहीं आपको कहाँ रुकना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या शूट करना है। चैलेंज ये है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो मेरा मानना है कि एक बार आप वहाँ चले जाइए, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप अपने आप कर जाओगे, चीज़ें अपने आप मदद करती हैं अपने आप। हाँ, तो ये टर्निंग पॉइंट ही मैं इसके बाद तो मैं मतलब 14 के बाद तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू में नेशनल के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है। तो आपकी इस फील्ड में क्या इंस्पिरेशन, कौन, किसको आप अपनी इंस्पिरेशन में जब मैं आया तो एक ही नाम आता था, रघु राय। अगर आपने कभी नाम सुना, पद्मश्री रघु राय, वो लाइफ को जीते थे। मतलब वो वाकई में एक स्ट्रीट फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिज्म जो फोटोग्राफर है वो एक फोटोग्राफर है, और हम तो उनको किंग ऑफ फोटो जर्नलिज्म कहते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु भी है और मैं तो उनको बहुत कुछ मानता हूँ। तो ये मैं उनको जानता ही था, क्योंकि वहाँ तक रीच नहीं थी, पहुँचना इम्पॉसिबल था। छोटा किस्सा सुना तो आपको मज़ा भी आएगा। मैंने कभी आज दिन तक फ़ोटो एग्जीबिशन नहीं लगाई, मतलब मुझे काम करते 20 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी आज दिन तक फ़ोटो एग्जीबिशन नहीं लगाई थी। 8 या 9 का मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन हमारे बॉस हुआ करते थे हरीश चंद्र सिंह जी, संपादक हुआ करते थे। तो बोले कि तारा तुम एग्जीबिशन लगाओ। मैं कहा सर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अपने फ़ोटोग्राफ निकाले, हमने तय वे भी किया भाई कैसे क्या करना है, कितने फ़ोटोग्राफ लगेंगे। लग गए तो सर ने बोला कि इनोग्रेशन किससे करवाना है। तो मैंने कहा सर छोटे मोटे तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ रघु राय इनोग्रेशन करे इसका। वो फिर बात की, आगे वहाँ पहुँचा, बात की। तो उस दिन सर पता नहीं US में थे, उनके बहुत टाइट शेड्यूल था तो हो नहीं पाया। वो मेरी पहले एग्जीबिशन के फ़ोटोग्राफ मैंने प्रिंट किए थे, मैंने लगाए नहीं। अच्छा, आपने तैयारी सारी कर ली थी, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने कहा आएंगे वो तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। उसके बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया, सारी फ्रेम ख़राब हो गई। वो मेरी पहली और लास्ट मेरे खुद की एग्जीबिशन खुद के पास थी। अच्छा, वो अभी तक आपने किया ही नहीं? कभी नहीं किया मैंने। क्या चीज़ आके आपको अलग चीज़ क्या इंस्पायर करती है कि कैसे आप निकाल लेते हैं? नहीं देखो, एक तो जब आप फोटो जर्नलिज्म में है तो मैं खास कहना चाहता हूँ कि आपके सोर्स बहुत मजबूत होने चाहिए, पहला। सेकंड, अगर आपका सोर्स मजबूत है, उसने आपको फ़ोन किया है तो आपको मौके पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो 2 फोटो खींच के मुझे भेज दें, जो कि आजकल होता है बहुत सारा। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आप मौके पर जाइए, हो सकता है आपको कुछ नहीं मिले, लेकिन हो सकता है उससे 1000 गुना आपको मिल जाए, क्योंकि आपके IQ में और जो वो खींच रहा है उसमें बड़ा फ़र्क है, क्योंकि आप फोटो जर्नलिस्ट हैं। क्या अलग से कोई आप बादाम वगैरह खाते हो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, कि मतलब गॉड गिफ्ट है या? नहीं, बादाम तो नसीब नहीं हुई। अब मूंगफली खाते थे पहले तो कभी कभी बादाम आ जाती है, कोई दे देता तो चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखो अर्न करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका टैलेंट तो वही। आज ताराचंद गवारिया ने जो इज्जत कमाई है वो उसके काम की वजह से कमाई है। जो भी फैंस हैं, जो आप लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और जो लोग आपको आपके फोटोग्राफी की वजह से अखबार खोलते हैं, तो वो आपने अर्न किया है। बिल्कुल। तो वही है, आप अगर जब मौके पे जाएंगे, आप अपना IQ क्लियर खुला रखेंगे, तो आप हम 100% नहीं, मतलब मैं कहता हूँ 1000% आप नया चीज़ निकाल लेके ही आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, IG थे अमृत कलश उदयपुर के। तो मैं पहले जब उदयपुर था, अभी भी उदयपुर ही हूँ, लेकिन पहले जब बिल्कुल लोकल बिल्कुल काम करता था, मैं 9:30 बजे करीब में कलेक्ट्रेट में पहुँच जाता था, क्योंकि रूटीन होता था हमारा कि भाई 2 बजे घर से निकलना, 9:30 कहाँ चाय पीना, मतलब एक फिक्स रूटीन हमारा हुआ करता था। 9:30 बजे मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हुआ था। 10 बजे IG साहब, मतलब अंदर गाड़ी अंदर आती है, तो जो वहाँ गार्ड थे वो एकदम सैल्यूट करते हैं, जो पुलिस वाले जो भी थे, चले गए अंदर। तो नॉर्मल था कि भाई IG साहब आएंगे तो सैल्यूट करेंगे और चले जाएंगे। IG साहब ऊपर चले गए। 10 मिनट में खड़ा रहा, फिर देखा तो साला बिल्कुल IG साहब एकदम, मैं क्या अभी तो IG साहब ऊपर गए, दूसरा कौन आया यार। तो मेरे को लगा हौसला, मैंने ध्यान देता होगा तो IG साहब घूम के इधर आ गए होंगे। फिर सैल्यूट किया, फिर अंदर चले गए। फिर मैंने थोड़ा, मुझे शंका हुई, मैं कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि वापस आए चले जाए। तो मैंने जवान से पूछा, मैं इधर आ भैया। तो बोला कि मैं क्या यार, ये अभी IG साहब अभी तो ऊपर गए थे यार, ये कौन है। कि वो तो IG साहब तो पहले गए थे, ये उनके भाई हैं, और वो ट्विंस थे, मतलब उनकी पोस्टिंग भी दिल्ली में कई IAS ऑफिसर थे वो भी। तो जब मैंने उनका दोनों का क्लिक किया, सोहेल भी वही था, तो वो फ़ोटो काफ़ी चर्चित रहा था। फिर सुबह IG साहब ने मुझे उसका अप्रिशिएट भी किया कि आप, हाँ, अप्रिशिएट भी किया था। और तो ये भी जानकारी में आया था कि उनके जो भाई हैं वो फिल्म इंडस्ट्री है ना, टॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
तो काफ़ी अवार्ड्स मैंने लिए हुए हैं इसी फील्ड में। जैसे अगर अपन बात करें फोटोग्राफी तो MFI अवार्ड मुझे मिला हुआ है, मीडिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई से मिलता है। और सबसे बड़ी बात मेरे गुरु रघुराज ने मुझे वो अवार्ड दिया। ये तो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, तो ये आप इसका एक किस्सा था मस्त वाला। उस समय मेरी मुलाकात लगभग रघुराज सर से हो चुकी थी मेरी, क्योंकि 2013 हाँ बिल्कुल राइट, 2013 बिल्कुल राइट। 2013 में जब मैं इलाहाबाद गया था, तब मैं वहाँ किसको जानता नहीं था, पहचानता था, लेकिन हमारे एक मित्र थे कमल मनोहर कमल, वो रघुराज के थोड़ा बहुत करीबी थे। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैं क्या सर मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे कहाँ रुकना है, क्योंकि मैं जानते नहीं था, और मुझे कंपनी ने बोल दिया वहाँ चले जाइए। तो टास्क क्या था, मुझे पहुँचना था, मैं पहुँच गया था। फिर मैं वहाँ पे जाकर उनसे मिला, उन्होंने बोला याताराज जी एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोई टेंट था, वहाँ रुक जाओ। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ रुका, 2-3-4 दिन में वहाँ घूमा अपने हिसाब जैसा मैं सोच सकता था, जैसा मेरा काम था। और जब मुझे रघुराज सर भी वहाँ पे आए थे उसी कुंभ को कवर करने के लिए, तो मुझे बोला गया, जब हम मीडिया सेंटर में थे बैठे हुए थे, तो कमल जी बोला यार तारा भाई तुम 2-3 दिन फ्री हो क्या? मैं कहा सर मैं तो फ्री हूँ, 10-12 दिन हूँ यहाँ पे, तो जब तक मैं घूमते नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये काम करना पड़ेगा। मैं क्या बताया क्या काम करना पड़ेगा? क्या वो रघुराज जी आए हुए हैं, उनके साथ घूमना है यार 2 दिन। मजा आ गया। तो मैंने कहा किसके साथ घूमना है? कि रघुराज जी के साथ। तो घुमा दोगे क्या? फिर मैं पूछना क्या, घुमा क्या देंगे अपन, तो घूम लेंगे। तो आप सोचेगा जब उनको मैंने देखा तो एकदम आदम का शरीर, करीब 6-6.5 फीट लगभग का, हाँ, वो एक ब्लैक कलर का ग्राउंड ठेठ ऊपर से नीचे तक, एक आदम का टाइप का पूरा। और वो चलते हुए आए, उनके पाँव छुए, और फिर मैंने वो किस्सा उनके साथ शेयर जरूर किया मेरे एग्जीबिशन वाला। अच्छा। और मैंने वो सारा फोटो वहाँ दिखाया है। सर आप आ जाते। हाँ, ये मैंने लैपटॉप में दिखाया, मैंने कहा वहाँ से दिखा, मैं आपको ये देखिए आप, ठीक है ना। तो उनके साथ मैं घूमा, तो उनका वो हम बैग पकड़ के मैं साथ चलता था उनके साथ। तो आप मैं बताता हूँ कि यार आदमी अगर डाउन टू अर्थ कितना होता है, मतलब कि पद्मश्री रघुराय इतना बड़ा नाम, जिससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब आप वहाँ पहुँच पाते हो। तो मैं उस आदमी की खासियत बताता हूँ, मतलब कि जब मैं उनसे मिला तो उनके साथ मैं 4 दिन रुका, सिर्फ 4 दिन, कुछ नहीं किया। मैंने कोई मदद, दादा चले जाओ यहाँ कर लेंगे, दादा ये कर लेंगे, ये करते रहे हम। वो मुझे बुलाते थे प्यारे, मुझे प्यारे बोलते हैं अभी। तो एक दिन मैंने बोला दादा ये देखो यार फोटोग्राफ लेकर दी। तो एक फ़ोटोग्राफ थी मेरी, नागास बैठे हुए थे, बीच लेके निकलता है, तो बहुत अच्छा एक एंगल था, और वो एक न्यूज़ी फ़ोटो था, क्योंकि दीक्षा होती थी नागा, जो नया जो नागा बनते। तो दादा ने फ़ोटो देखा, बोला यार ये गजब का फ़ोटो कहाँ से लिया? मैं कहा दादा ये पास में है, अगला कब होगा? मैं कहा 3 दिन बाद होगा। तो उस फोटो को देखकर वो रुक भी गए कि उनको भी शूट करना था वो। अच्छा। हाँ, तो फिर हम उनको ले गया, मैं उनको चल के, क्योंकि लगभग 80 के करीब उनकी एज होगी, लेकिन उसके बाद उनकी एनर्जी और फोटोग्राफी को लेकर जो जोश था, चलते गए वो शूट वूट भी किया हमने। फिर हमने एक दिन वो शाही स्नान था, तो एक तुमने सुना होगा सोहेल के फिल्मों में देखा कि कहाँ घूम गए, कुंभ के मेले में घूम गए थे। हाँ, ये फैक्ट है। थोड़ा सा वो भी शेयर करें। नहीं, वो बहुत रियल है। वो रियल इसलिए कि कुंभ था और शाही स्नान था। शाही स्नान के दिन क्या होता है कि 4 से 5 करोड़ लोग वहाँ स्नान के लिए आते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है ना। तो दादा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, क्या प्यारा ध्यान रखना है। मैं दादा टेंशन मत लो, अपन नहीं बिछड़ेंगे, अपन आज गंगा तक जाएंगे घाट तक। ये बात जब उसके 15 मिनट बाद हम दोनों अलग हो गए, क्योंकि भीड़ एकदम आई ना, तो हमें इधर उधर फाइनली हम शाम को मिले। अच्छा। कि हमारा तो चलो एक जगह फिक्स थी, हमको वहाँ जाना है। तो हाँ, वो तो वहाँ जहाँ हम रुके हुए थे। तो मतलब कि कुंभ में बिछड़ना ये बहुत नॉर्मल बात है, एक्चुअल में होता है, आप कितना भी कर लो। तो दादा के साथ काम किया, और सबसे बड़ा सरप्राइज़, कुंभ ख़त्म हुआ, 4 दिन 5 दिन मेरे साथ रहे हो, मतलब मैं उनके साथ रहा, सॉरी। तो मैं जब उदयपुर आ गया तो उनका कॉल आया मेरे पास, खुद का, मतलब पर्सनल नंबर से, नंबर मेरे पास था। तो बोले कि प्यारे पहुँच गया उदयपुर? मैं कहा दादा पहुँच गया। अब इतना बड़ा आदमी मुझे फ़ोन कर रहा है, ये उसका बड़ापन है। उसके बाद करीब 7 दिन बाद उनके पीए का फ़ोन आता है कि साहब का एड्रेस भेजिए। मैं समझ नहीं पाया, मैं एड्रेस का, मैं क्या, हाँ तुम्हारा एड्रेस भेजा। 8वें या 9वें दिन एक किताब मेरे पास आती है, रघुराज सर की कुंभ की एक बुक है पूरी। अच्छा। उन्होंने करीब 2006 से लेकर उन्होंने 13 तक की, मतलब 12 साल में कोई एक पूरी बुक निकाली। हाँ, पूरी एक बुक थी निकाली, और उस बुक में मेरा नाम लिखा उन्होंने, मतलब इंक्लूडमेंट में उस बुक में मेरा नाम लिखा है, जबकि मैंने कोई किया को नहीं, साथ घुमाएं के मैं। लोकेशन बताइए सर, दादा यहाँ पे दादा। तो ये कहता मैं कि डाउन टू अर्थ कितना, और कितना उनका बड़ापन है।
कि उनके 4 दिन के जो मतलब मैं उनके साथ घुमा, उसका उन्होंने इतना बड़ा मुझे तोहफा दिया। वो कहते हैं ना कि जो मतलब फल वाला पेड़ है तो झुका हुआ रहता है, वो वाली बात है। वही जितना ज़्यादा फल वाला होगा उतना झुका। बिल्कुल, आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे आप उतना ही ऊपर उठ जाओगे। ये अपना मतलब मेरा भी है, मैं तो रहता हूँ वैसे डाउन टू अर्थ, लेकिन होना भी ये चाहिए। आप कितने बड़े बन जाओ, अगर आप डाउन टू अर्थ हो तो आप बहुत ऊपर हो जाओगे। तो पहले के टाइम में जब आपने शुरुआत की थी फोटो जर्नलिज्म की, और अब पहले कितने चैलेंजेस होते थे? हाँ, चैलेंजेस तो काफ़ी होते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या, पहले हम SLR पे काम करते थे, फिल्म वाले जो कैमरे होते थे। जैसे मेरा पहला कैमरा मैं लेकर आया था कोसिना का, तो 5,500 का था उस समय। तो उस समय हमें ये पता नहीं होता था कि फिल्म जो हम क्लिक कर रहे हैं वो अंदर कैसा आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उस समय हमको लाइट का नॉलेज था। और फोटोग्राफी मतलब अगर आपको लाइट का प्रॉपर नॉलेज है तो आप परफेक्ट फोटोग्राफर बन जाते हैं। तो मुझे पता है इतनी लाइट है तो मुझे 5.6 एपरेचर रखना है, या 60 एपरेचर रखना है, सॉरी स्पीड रखनी है, 8 रखना है, 11, मतलब डायग्राम होते हैं कैमरे के, आप उसके हिसाब आप लाइट को कवर कर पाते हैं। लेकिन उसमें प्रोसेस जैसा आप क्लिक किया तो मेरे पास लिमिटेशन थी, ठीक है ना, कि मुझे पता है कि मेरे पास फिल्म है उसमें 36 फोटोग्राफ है, और मुझे इस पहाड़ी के, हाँ बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे मान लो कि यार इस झोपड़ी का फोटो कितना है, तो मैं इसका क्लिक 2 या 3 ही करूँगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लाइट कट लाइट कितनी आ रही है, ये पर चली होती, मैंने क्लिक कर लिया, वो परफेक्ट भी आते थे, इतना हमको मतलब वो था। लेकिन डिजिटल होने के बाद आप देखिए कि हर चीज़ आपके हाथ में है, जो आपको दिख रहा है वो आपको कैमरा देखना, आपको खाली क्लिक करना है, ठीक है ना। लेकिन उसमें फील नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका फोकस खाली फ़ोटो खींचने में है, ठीक है ना। आप धमाधम क्लिक कर रहे हैं, 2, 20, 50, 60 दे धमाधम, क्योंकि आपको खाली बस उस फ्रेम को लेकर आना। लेकिन जब हम उस नेगेटिव से क्लिक करते तो हमको पूरा दिल से हम लगा के क्लिक करते थे कि नहीं यार ये मूवमेंट आना चाहिए, ये इसमें उसके भाव आने चाहिए, मतलब जो भी चीज़ है वो फील हम उसको लेके आते थे। तो अब फोटोग्राफ ईजी तो फोटो की बात करता हूँ तो चैलेंज इसलिए बढ़ गए, क्योंकि अब आप जो फोटोग्राफ क्लिक करें, खास कर मैं फोटो जर्नलिस्ट के लिए कहना चाहता हूँ कि आप चैलेंज इसलिए बढ़ गए क्योंकि आप जो भी क्लिक कर रहे हैं, चाहे आप कोई धरना क्लिक कर रहे हैं, प्रदर्शन क्लिक कर रहे हैं, या एवरीथिंग जो भी क्लिक कर रहे हैं, वो घटना ऑलरेडी आप जब क्लिक करते हो वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आ जाती, तो आपके लिए चैलेंज ये हो जाता है आप नया कल क्या लाएंगे। जैसे कि आप बताता है कि मैं नया कैसे रहता हूँ, तो मैं उसके लिए अब मैं टेक्निकली भी मैं साउंड हूँ, मतलब मैं अपडेट रहना पड़ता मुझे, उसके साथ मुझे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि चलो अगर मैं उसके साथ नहीं चलूँगा तो मैं उसके साथ ख़त्म हो जाऊँगा। तो आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा कि आप नया कैसे कर पाएंगे। उसके लिए आप चाहे तो कोई मैगजीन पढ़ें या डिजिटलाइजेशन जो जितनी बुक है वो पढ़ें, आप जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उसका। और सबसे बड़ी बात, आप जिस इवेंट को कवर करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप पॉलिटिकल कोई इवेंट कवर करने, तो आपके जिस पॉलिटिकल को आप कवर करने जा रहे हो उस कैंडिडेट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि ये अशोक गहलोत होता है, इसका कंट्रोवर्सी किसके साथ में, मतलब जो भी है उस मंच पे जितने भी लोग बैठे उनके साथ अगर जानकारी होगी तो आप बेहतर पिक्चर निकाल पाएंगे। मूवमेंट तो ठीक, क्लिक उसमें आप मास्टर हो, वो आप क्लिक कर लोगे, लेकिन आपको अलग करने के लिए तो आपको पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक 3 ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हैं जो पिक्चर्स आपने क्लिक किए हैं जो आपको बेस्ट लगते हैं? सबसे बेस्ट पिक्चर तो मेरा वर्ल्ड फेमस जो फोटोग्राफ में मतलब है भी, और मैं खुद भी मानता हूँ कि मेरा सबसे बेस्ट होगा, वो डियर एट दीक्षा, यानी नागा साधु के बीच में एक हिरण का आना। ये एक असंभव मतलब क्लिक तो था, और उसके बाद अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे मौके कभी आते नहीं हैं। और इसकी स्टोरी बहुत जल्दी मैं आपको अपनी एक बुक आने वाली है महाकुंभ पर, उसमें आपको दिखाऊंगा, लेकिन हल्का सा डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि उज्जैन में 2016 में एक नागा दीक्षा हुई थी, वहाँ पे एक हिरण उनके साथ घूम रहा था, और हिरण जब घूम रहा था तो बहुत तेज़ बारिश, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे किस्सा याद, मतलब वो कहावत याद आती है कि सिर मंडाते ही ओले गिरे। तो वहाँ सब नागा बैठे हुए थे, मतलब मुंडन करा के, और भयंकर ओले गिरे थे। मैं एक जो होर्डिंग होता है साधु का, उनको लगा के मैं शूट करता उसको, तो थोड़ी देर बाद देखता हूँ मेरे आसपास जितने नागा इकट्ठे हुए हैं सब वो राख लगा के, वो आपके उसमें शेड, हाँ शेड में, मेरा शेड तो बहुत छोटा था कि इतना बड़ा था नहीं, लेकिन 5-10 जितने भी आया था उससे चिपक गए। फिर उन्होंने जो राख लगा रखी थी वो मेरे शरीर पे, हाँ क्योंकि वो होती ना। तो आप सोचिए मैं उस क्षण को मैं खोना चाहता था। मुझे पता था कि बारिश बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ कि मतलब आप बता नहीं सकता मैं कितनी तेज़ थी। तो मैंने क्लिक करना चालू किया, नागा हट गया, नागा भाग भी गए, मतलब बहुत सारे तो छुप गए, मतलब साइड में चले गए थे बचने के लिए। और उसके बाद कंटिन्यू मैंने करीब 40 से 45 मिनट मैंने क्लिक किए, और मैंने उस फ्लैश को फेंक दिया, ठीक
ठीक है ना। मैंने कंटिन्यू क्लिक किए उस दीक्षा के, उस हिरण के। मुझे पता है ये मौका कभी आने वाला नहीं है जीवन में। सोहेल मेरा कैमरा बंद। अच्छा। कैनन था मेरे पास और बिल्कुल बंद, जो कैनन था से जेल भी गया, बंद हो गया, क्योंकि मतलब वो पानी में चला गया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती, बंद हो गया। जब बारिश रुकी तो बड़ा खुश हुआ मैं, जब मैं क्या तो इससे बढ़िया फोटो नहीं हो सकता था। हो गए। हाँ हो गया, और मैं इसलिए खुश था कि कल फ्रंट पेज में मेरा फोटो आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसकी इस फोटो की वैल्यू कितनी है, लेकिन एक सेकंड में मेरा वो जो मतलब वो जो उत्साह था एकदम खत्म हो गया। हाँ, मेरा फ़ोन आया भोपाल से कि वो तुरंत फ़ोटो भेजिए। तो मैंने बोला यार फ़ोटो में, कि मैंने फ़ोटो तो मैंने क्लिक किया, लेकिन मैंने किसी को बताया तो है नहीं, इनको पता कैसे लगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा फ़ोटो कि हाँ जल्दी से फ़ोटो भेजो जितने भी है। ठीक है भेजते हैं। तो मैं थोड़ा डाउट हुआ मेरे को, मैं क्या बात कुछ और है, हिरण की फ़ोटो की बात तो है नहीं कि मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने तुरंत फ़ोन निकाला, मेरे दोस्त जो हमारा है यार उनको फ़ोन लगा, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या उज्जैन में? उज्जैन में तबाही हो गई। अच्छा। तो मैं क्या हो गया कि पूरा उज्जैन महाकुंभ तबाह हो गया। मैं कैसे हो गया कि बारिश हुई तो टेंट तंबू उड़ गए, 6-7 लोग मर भी गए, इस तरह हादसा हुआ था। तो जर्नलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट, जर्नलिज्म में आपकी हैपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं वहाँ से भी भाग के, मतलब मैं कैसे कैसे करके, कीचड़ था। नहीं मैंने नहीं किए, मैं भागते हुए करीब आधे 1 घंटे में उस जहाँ पहुँचा जहाँ एक पूरा हादसा हुआ था। अच्छा। मंगलनाथ का एक जगह थी। हाँ वो कब करना था। अब हिरण का फोटो तो वो साइड में हो गया, उसको मैं भूल ही गया कि वो तो ठीक है ना। तो मैं गया तो टेंट तंबू उगड़े हुए थे, पूरा तबाह हो रहा था, लोगों को लेके जा रहे थे घायलों का, कुछ लोग मर भी गए थे। तो फिर मैंने वो फोटो क्लिक किया, फिर वो भेजे और फिर फ्रंट पेज पे वो फोटो लग के आया। अच्छा, वो रह गया वो। और हिरण तो पता नहीं लगा ही नहीं। ऐसा कई बार होता है, आपने बहुत मेहनत की है लेकिन कई बार चीज़ें रह जाती हैं। तो वो एक मेरा सबसे बड़ा मतलब मेरी यादगार और मेरा इम्पोर्टेंट फ़ोटो एक वो है। दूसरा करें अपन बात तो सियाचिन, मतलब अगर नाम अगर सुने तो अपन रूह कांप जाती है, क्योंकि माइनस नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं है, सब पॉसिबल है, खाली आई एम करना होता है उसको कि आई एम पॉसिबल। तो आपको एक हिम्मत बनानी होती है कि मुझे जाना है। तो जब ये सियाचिन को टूरिज़्म के लिए खोला जा रहा था तो मैंने सर से प्लान किया, मैं सर सियाचिन को खोला जा रहा है तो अपन इस पर स्टोरी कर सकते हैं। तो बोला ठीक है करो इस पर। तो मैं फिर पूरा परमिशन में मतलब, और फिर मैं सियाचिन गया और -60 टेम्परेचर, मतलब -60 कि उस दौर में मैंने 6-7 दिन वहाँ गुजारे और कवर किया। उसके बाद फ्रंट पे जो फोटोग्राफ छपकी आई थी, मेरा आर्टिकल भी लग के आया था। तो एक ये वाला स्टोरी था। और तीसरा मुझे हमारे दैनिक भास्कर में एक खास बात है कि हम दीपावली पर और नए साल पे कुछ स्पेशल करते हैं, तो दूसरा कोई अखबार नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हम कंपनी बहुत पैसा भी खर्च कर लिया था। तो मुझे सर ने बोला कि यार वो जहाँ गोल्ड बनता है, सिक्के बनते हैं, उसका कवर करना था। ठीक है, तो मैं चला गया था, कवर भी क्या अच्छा किया। लेकिन नेक्स्ट जब कवर करके आ गया था तो मॉर्निंग में फिर फ़ोन आया कि दिल्ली हो। मैं कहाँ से दिल्ली हो, मैं क्या काम किया, आप श्रीलंका निकली है। अब अचानक मतलब श्रीलंका, तो मैं कहा श्रीलंका, तो बताया कि वो जहाँ सीता को बंदी बनाया गया था, अशोक वाटिका, रामायण अगर आपने देखी हो तो उस जगह हमको कवर करना था। तो हमारे सर थे विजय मनोहर तिवारी सर, उनके साथ में चला गया वहाँ पे। और जहाँ अशोक वाटिका, मतलब वहाँ पे देखिए आप, श्रीलंका के अंदर सीता मंदिर है। रावण का तो होगा पता है, रावण का मुझे पता नहीं है, नहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन सीता मंदिर, हाँ सीता मंदिर वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था। और पूरे श्रीलंका में कोई हिंदी नहीं बोलता है। ठीक है, हम ज़्यादा गए थे, लेकिन जैसे हम उस मंदिर प्रवेश किया ना तो गायत्री मंत्र वो बज रहे थे। हाँ ये बड़ा मेरे लिए बड़ा वो ताजु वाला था। तो हम वहाँ 2-3-4 दिन हम रुके, उसको कवर किया हमने पूरा। और भास्कर में फ्रंट पेज पे अगर आपने दिवाली पे देखा हो तो पूरा एक पेज लग के आया था। तो ये 3 तो बड़े मेरा अचीवमेंट है ही है। जैसे आपने बताया कि वो जो हिरण वाला जो पिक्चर था आपका वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर है, और कौन कौन से आपको अवार्ड मिले हुए हैं फोटोग्राफी को लेकर? सोहेल भाई, जैसे मुझे MFI का एक अवार्ड मिला। MFI मतलब मीडिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो मुंबई से मिलता है, और रघुराज सर ने मुझे अवार्ड दिया था। सेकंड मुझे मतलब उसके बाद काफ़ी अवार्ड मुझे मिले, जैसे सिंहस्थ जो था 2016 वाला, उसका बेस्ट पिक्चर अवार्ड मुझे मिला, उसमें 1 लाख का प्राइज़ मिला। ऐसे मुझे फोटो मेनिया कॉन्टेस्ट में मुझे 1 लाख के कई अवार्ड मिले हुए हैं। और मैं फेसबुक का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कैमरन एकेडमी, उसका मैं मेंटर हूँ, हाँ रह चुका हूँ। और कई जगह मैं अभी जजिंग भी मैंने की है फोटोग्राफी में, अभी कर भी रहा हूँ।
आपको क्या लगता है कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो फ़ोटो जर्नलिज्म में, फ़ोटोग्राफी के अंदर अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या फ़ोटोग्राफी को एज अ करियर लिया जा सकता है अभी की सिनेरियो में? जब आपने स्टार्ट किया था तब नहीं, आज का जो सिनेरियो है, क्या वाकई में एक बंदा अपना ब्रेड एंड बटर इससे अर्न कर सकता है? आप, क्योंकि आपको सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग जो है अपना जो सोच है वो बदलेगी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, करियर तो इसमें है ही है, मतलब फ़ोटोग्राफी नहीं, हर फील्ड में करियर है। बस आपको ये तय करना होगा कि आप उसको सक्सेस कैसे बनाना है या उसको अचीव कैसे करना है। फ़ोटोग्राफी में ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोटोग्राफी, उसमें काफ़ी फील्ड है। क्या आप फैशन फ़ोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या आप स्ट्रीट फ़ोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या वेडिंग फ़ोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या फ़ोटो जर्नलिज्म में। लेकिन आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक मोटो बनाइए कि मुझे यार इस फील्ड में काम करना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़, जैसे मैं बताता हूँ, कॉन्टेस्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होता कहाँ कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो आप अपडेट आपको रहना होगा। और अब तो आपके पास डिजिटलाइजेशन पूरा आ गया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, आपके पास काफ़ी चीज़ है जो आपको पैसा भी दे रहा है और करियर भी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर तो आप देखिए, जाकिर को कौन जानता था, आज उनका नाम है। ऐसे बहुत भुवन बाम, तो ये काफ़ी चीज़ एकदम इन्हीं चीज़ से उठ के आई है कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तारा भैया खुद भी एक यूट्यूबर हैं और ताराचंद गवारिया के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। मैं आपको स्क्रीन के नीचे उनके चैनल का नाम भी दिख रहा होगा, तो जाके आप सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल है कि अभी रिसेंट में ही आपको सिल्वर बटन मिला है। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में साइन ऑफ करना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी आपको फ़ोटोग्राफी को लेकर हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में भी लिखें। और अगर आपको तारा भैया को अगर आप फॉलो करते आए हैं तो आपको सबसे बेस्ट फ़ोटोग्राफ अभी तक तारा भैया का कौन सा लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएँ। थैंक यू, गुड बाय। तारा भैया, आपको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। आपने इतना वक्त जो है अपना दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मिलेंगे चैनल पे। शुक्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।